नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग, संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया। आज आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक है। कक्ष प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन कैसे किया जाए, शिक्षक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। यह शिक्षक के लिए चुनौती भरा कार्य है कि वह कक्षा को नियंत्रित रखे। कक्षा में विद्यार्थी एकाग्र रूप से बैठें, वह उनकी एकाग्रता कक्षा के प्रारंभ से लेके कक्षा के अंत तक बनी रहे। वो आपस में इंटरेक्ट हों, हमारे और आप में, जो टीचर और विद्यार्थी में अंतर संबंध उसको बनाए रखें। ये सारे गुण होने चाहिए। आपको बता दें, हम जो ये क्लासरूम मैनेजमेंट है, पहले हम मैनेजमेंट को समझें, पहले प्रबंधन को समझें कि प्रबंधन क्या है। आज का जो ये भागम भाग जिंदगी है, आज के इस भाग दौड़ में जिंदगी के मानव हर काम सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से करना चाहता है। किसी भी कार्य को समय और उम्मीद के अनुसार कर लेना या करवा लेने की क्षमता, उसमें कारण ही वह सफल हो पाता है। काम छोटा है और बड़ा हो, एक के माध्यम से हो या बहुतों के द्वारा, उसके सकारात्मक परिणाम के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंधन के कोई भी कार्य सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से पूरा करना और उसके उद्देश्य को पा लेना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस नाते मैनेजमेंट का रोल और अधिक बढ़ जाता है। मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। प्रबंधन का तात्पर्य है बंदोबस्त से, व्यवस्था से, इंतजाम से, व्यवस्थित क्रम से। ये तमाम सारे जो शब्द हैं, इससे हम प्रबंधन को समझ सकते हैं। प्रबंधन किसी कार्य को व्यवस्थित करने का, व्यवस्थित ढंग से करने का माध्यम है। प्रबंधन दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने की व्यवस्था है। प्रबंधन लोगों के माध्यम से काम करने की एक कला है। मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट वह है कि मैन को हम टैक्टफुली जो मैनेज करते हैं, उसको हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। यानी चातुरपूर्ण ढंग से व्यक्तियों का प्रबंधन करना, ये प्रबंधन है। आइए हम कुछ परिभाषाएं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर इच्छित कार्यों को सबसे अच्छे और सबसे मितव्ययितापूर्ण ढंग से लोगों द्वारा कैसे किया जाए। यानी एक आर्ट है, एक कला है मैनेजमेंट। आप उद्देश्य तय करिए, क्या करना चाहते हैं, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छे और सबसे मितव्ययितापूर्ण, यानी उसमें समय, श्रम, धन तीनों को देखते हैं, कैसे हम कर सकते हैं जो बेहतर हो, सबसे बेहतर हो, उस बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसे हम प्रबंधन कहते हैं। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए कार्यों में समन्वय
कोऑर्डिनेशन करना तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। यानी ऐसा कोऑर्डिनेशन करे जो ह्यूमन रिसोर्स है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, वो जो है प्राप्ति हो सके। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंधन को बताया कि जो प्रबंधन का उद्देश्य, वो प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति मानव और भौतिक संसाधनों का समन्वय बताते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स और जो फिजिकल रिसोर्स है उसके कोऑर्डिनेशन को एफ.डब्ल्यू. जो है टेलर ने वो परिभाषा बताई, उसका समन्वय है। प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के माध्यम से चीजों को पूरा करने की कला है। हराल्ड किनीज ने बताया कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के माध्यम से चीजों को पूरा करने की कला है। जेम्स लुंडी ने बताया कि प्रबंधन एक मुख्य वस्तु का एहसास करने के लिए मुख्य रूप से नियोजन, प्रबंधन, आयोजन, समन्वय, अन्य व्यक्तियों के कार्य और प्रयास को प्रेरित करने की कला है, ये बताया जेम्स लुंडी। यानी मुख्य रूप से जो हम लोग के सामने इसमें जो कंपोनेंट आए, नियोजन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, आयोजन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ये सब चीजें आई और इन्हीं को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि प्रबंधन से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो संगठित, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध हैं, जिनके द्वारा भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उचित नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण इस ढंग से किया जाता है कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति सर्वोत्तम रूप से हो सके। यानी ऑप्टिमम की बात हो रही है कि ये सारी जो चीजें हैं, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, ऐसा करें कि वो उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हमें ऑप्टिमम हो सके। प्रबंधन एक वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह सहभागी तौर पर निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करता है। हमने मैनेजमेंट को समझ लिया। अब जो हमारा इसमें फैक्टर है, प्लानिंग, आयोजन की बात है, नियोजन की बात है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन है, चौथा गाइडेंस है, पांचवा कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन और फीडबैक। यानी मुख्य रूप से प्रबंधन के 5 रूप यहां पे दिख रहे हैं। प्लानिंग, नियोजन, आयोजन, योजना बनाना। योजना किसी भी संस्था के लिए, किसी भी कार्य के लिए एक दिन की योजना नहीं बनाई जाती है। योजना बनाना एक सतत कार्य है, प्लानिंग एक सतत कार्य है और संस्था प्रमुख एक समिति बनाकर एक वर्ष या एक निश्चित समय के लिए वो योजना बनाता है कि कैसे हमें विद्यालय को चलाना है, विद्यालय की व्यवस्था हमें कैसी देखनी है। एक कमेटी बना लेता है, किस किस कमेटी में कौन रहेगा वो देखता है, वो प्रिंसिपल देखता है, प्राचार्य, प्रधानाचार्य देखता है। विद्यालय के खुलने के समय योजना बनाना, खुलने से पूर्व हमें क्या क्या करना होगा, खुलने के दिन क्या क्या करना होगा, शिक्षण सत्र जो चल रहा है उसमें क्या करना होगा, ये योजना बनाना काम है जिससे हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हमें मैक्सिमम हो सके। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, व्यवस्था। विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी विद्यालय का काम है वो शिक्षा की व्यवस्था करे, कैसे शिक्षा चलेगी, कैसे शिक्षा सुचारू रूप से विद्यालय में दी जाएगी, विद्यार्थियों तक पहुंचेगी, ये संगठन का काम है, व्यवस्था काम है। यानी संगठन का तात्पर्य व्यक्तियों को चयन
से अधिक उपयुक्त उत्तरदायित्व एवं अधिकार को सौंपना है। किस शिक्षक को कौन सा उत्तरदायित्व देंगे, कौन सी जिम्मेदारी निर्वहन करेगा, ये प्राचार्य डिसाइड करेगा। प्रबंधन के अनुरूप कार्यों के लिए विभिन्न योग्यता एवं क्षमता की दृष्टि से स्तरों के अनुरूप व्यक्ति निर्धारित करना संगठन कहलाता है। अर्थात हमें प्राचार्य यह जानेगा कि हमारे किस किस शिक्षक में कौन कौन से गुण हैं, उस गुण के हिसाब से शिक्षक उन्हें उत्तरदायित्व देगा और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन बखूबी शिक्षक निभाएंगे, चाहे वो कक्षा से संबंधित हो या कक्षा के बाहर से संबंधित हो। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रशासन जो है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से शासन करना, संगठन की नीतियां, रणनीतियां एवं उद्देश्य तय करना, ये काम प्रशासन का है। शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति संभव है, यह कौन करेगा? प्रशासन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। चौथा जो हमारा मुख्य बिंदु है, गाइडेंस, सुपरविजन, सुपर प्लस विजन। जो निर्देशन है, सुपर प्लस विजन। सुपर असाधारण होता है, दिव्य अथवा कह सकते हैं विजन दृष्टि होता है, यानी ऐसी दृष्टि दिव्य अथवा अत्यंत सूक्ष्म हो। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। लास्ट बिंदु है कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन और फीडबैक। हमें कैसे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, मूल्यांकन करना है और उसके बाद फीडबैक लेके हमें अपने टीचिंग प्रणाली में, शिक्षण अधिगम प्रणाली में हमें सुधार करना है। ये हमारे फैक्टर हैं प्रबंधन के। यानी क्लास रूम मैनेजमेंट, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न कर छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। हमने अभी मैनेजमेंट को पढ़ा, समझा, अब हम क्लासरूम मैनेजमेंट को समझें। यानी शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न कर छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। उसका जो भी व्यवहार हो उसे नियंत्रित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। ये क्लासरूम मैनेजमेंट है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट है, शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षा हो या शिक्षक, दोनों का जो महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है या प्राथमिक उद्देश्य है, वो विद्यार्थियों का पूर्ण विकास करना। और वो पूर्ण विकास तभी संभव है जब शिक्षक अपने प्रबंधन के लिए एक कक्षा किसी प्रबंधन के लिए विद्यार्थियों द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट है। अब हमारा जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है, ये नेसेसरी पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की आवश्यक अंग है क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन। ये तीन घटक, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों जो महत्वपूर्ण घटक हैं। शिक्षा पाठ्यक्रम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, विद्यार्थी हमारे कितने योग्य हों, अगर शिक्षक कुशल नहीं है, कि सर शिक्षक कॉम्पिटेंट नहीं है, तो निश्चित ही वो हमारी शिक्षा प्रभावित होगी। क्लास उतनी अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगी जैसे होनी चाहिए। अब आप देखें कि क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है।
आपको इसके बताने से पहले हम बता दें कि एक कक्षा, वही कक्षा किसी एक शिक्षक के लिए बड़ी सतर्क और एकाग्र होती है, और दूसरे शिक्षक के लिए वही कक्षा बड़ी ही, उसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो पाता है, नियंत्रण करना बड़ा कठिन होता है। विद्यार्थी हमारे वही है, कक्षा वही है, किसी के लिए एकाग्र और शांतिप्रिय है, सक्रिय है, और दूसरे के लिए वो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें शिक्षक में क्लासरूम कक्षा प्रबंधन का गुण नहीं है। दो उद्देश्य मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। पहला आता है टू लिसन एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा कंडक्टिव सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट। कक्षा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है विद्यार्थियों में अनुचित व्यवहार में कमी लाना। पहला जो उद्देश्य है कक्षा प्रबंधन का, विद्यार्थियों के अनुचित व्यवहार में कमी लाना, और दूसरा है व्यवस्थित वातावरण का सृजन करना। यही दो मुख्य उद्देश्य हैं। और इंस्ट्रक्शन और लर्निंग बोथ आर इफेक्टिव ऑन गोइंग प्रोसेस। निर्देशन और अधिगम दोनों प्रभावी रूप से वो चलते रहते हैं, दोनों प्रभावी रूप से चलते रहते हैं। और विद्यार्थी अगर क्लास अच्छा रहता है, मैनेज रहता है, विद्यार्थी उस वातावरण में अधिक से अधिक सीखते हैं जहां उनकी मूल एवं व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। वह निश्चित है, ऐसे वातावरण में विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखते हैं। अब आपको बता दें कि जो हमारे घटक हैं, कंपोनेंट हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के, वो क्या है? अधिगम को रोचक बनाना। हम पढ़ा रहे हो उससे इंटरेस्ट क्रिएट करें, विद्यार्थियों में कैसे रुचि उत्पन्न करें, अधिगम को रोचक बनाने का उद्देश्य है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण बनाना, अधिगम जो हमारा है वो उद्देश्यपूर्ण हो, उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। भाई हम विद्यार्थियों को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे कि जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको तुम प्राप्त करो, परिश्रम करो, हम उसे मोटिवेट करें, और तभी हमारा विद्यार्थी सफल होगा। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रेरित करना, शिक्षक और टीचर को जो इंटरेक्शन है उसके लिए प्रेरित करें कि तुम बात करो, तुम हमसे प्रश्न पूछो, तुम पढ़ के आओ, कोई समस्या हो तो बताओ। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना, अनुशासनहीनता एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर नियंत्रण करना भी है। हम ऐसा भी नहीं है कि हम दमन पूर्वक, बलपूर्वक उन पे दंड दे सकते हैं। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये जमाना भी चला गया है। अब हमें उस आत्मनियंत्रण की बात कहेंगे, आत्म अनुशासन की बात करेंगे। और वांछित व्यवहारों का पुनर्बलन, जो भी वो व्यवहार कर रहे हैं क्लास में, हमें उनका जो है पुनर्बलन करने की आवश्यकता है, रीइंफोर्समेंट करने की आवश्यकता है। शाबाश, डांटना, प्यार करना, दुलारना, ये सारा चीज हमें करने की आवश्यकता है। समस्या आती है कि जो मेन फैक्टर ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट की है वो है डिसीजन मेकिंग। शिक्षक में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग, वह कैसे अपने कार्यों को ठीक ढंग से कर सके, वह कैसे निर्णय ले सकता है, प्लान बना सकता है, प्लान को समय और परिस्थिति के अनुसार कैसे निर्णय लेना है, ये क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए। चाहे डेली रूटीन की डिसीजन हो, या पॉलिसी डिसीजन हो, या पर्सनल या इंडिविजुअल कोई डिसीजन हो, कलेक्टिव डिसीजन हो, ये सब हमें डिसीजन लेने की क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए। अगर सफल शिक्षक है तभी ये सब गुण उसमें होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को तुरंत वो सॉल्व कर दे,
विद्यार्थी के किसी भी समस्या को वो सॉल्व कर दे। ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संबंध उसमें होने चाहिए। कैसे हिसाब से जो मानवीय गुण है वो शिक्षक में होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण करने की जो कौशल है वह शिक्षक में बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह होना चाहिए। संप्रेषण कौशल अपनी बात को कितने प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है, शिक्षक में वो गुण होने चाहिए। इनोवेशन, नवाचार, नए ढंग से पढ़ाने की प्रवृत्ति, कुछ नए ढंग से बताने का, जिज्ञासा उसमें उत्पन्न करने का, ये भी गुण जो है शिक्षक में होना चाहिए। यह भी प्रभावित करता है। अब दो तरह की जो स्ट्रेटजी हैं, मुख्य रूप से दो हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, जो नीति है, रणनीति है कक्षा प्रबंधन की। पहली है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी, एक तंत्र, राजा कह सकते हैं, राजतंत्र टीचिंग स्ट्रेटजी। इसको हम शिक्षक केंद्रित स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। दूसरा डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी, लोकतंत्रात्मक शिक्षण रणनीति। और तीसरा लेजर फेयर टीचिंग स्ट्रेटजी। ये तीन तरह की विधियां हैं और ये तीनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर क्लास में ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है तो ये जो होगी रणनीति, क्लास में अगर ऐसा शिक्षक करता है तो पूरा का पूरा वो टीचर सेंटर्ड होगा, मतलब अध्यापक केंद्रित होगा। अध्यापक के इर्द गिर्द वो शिक्षण पद्धति, वह मेथड घूमेगा। कंटेंट सेंटर टीचिंग, यानी पाठ्य वस्तु के इर्द गिर्द वह विधि होगी। टीचर एक्टिव होगा, टीचर ही बोल रहा होगा, टीचर ही सब कुछ कह रहा हो। स्टूडेंट पैसिव, स्टूडेंट बिल्कुल नहीं के बराबर उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो मूक श्रोता बन के सुन रहे हैं। तीसरा है एम्फेसिस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। हम क्या करते हैं उस पे कॉग्निटिव डोमेन पे हम बल देते हैं। नो रिलेशन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों में बिल्कुल कोई संबंध नहीं होता है आपस में। तीनों बल्कि अलग अलग रहते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑफ ऑन लर्न, केवल हम जो जोर देते हैं वही लर्न करते हैं, रटने पर बल देते हैं, रटने पर जोर देते हैं। लेक्चर मेथड एंड डेमोंस्ट्रेशन मेथड, ये दोनों विधियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी में। हम कह सकते हैं कि जो एक तंत्र एकल टीचिंग स्ट्रेटजी है, व्यक्तियों को पशुओं की भांति हाँकता है। एक तरह से कहो, विद्यार्थियों को पशुओं की भांति हाँकता है, इधर चलना, ऐसे करना, वो करना है, बिल्कुल उनकी कोई राय नहीं लेता है। सत्ता पर आधारित होती है। भय उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करना इसका काम है। मैं शब्द केंद्र बिंदु है। समय आने पर आने का आदेश, समय से आओ, ऐसा करना है, यहां नहीं जाना है। किसी को कोई भी गलती करता है त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं बल्कि दूसरे को जिम्मेदार समझा जाता है। सफलता का श्रेय स्वयं अपने आप को अपने पर लेता है और अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी के गुण हैं
जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत अच्छा इसे नहीं माना जाता है वर्तमान परिवेश में। वर्तमान परिवेश में लर्नर सेंटर अध्येता उन्मुख जो शिक्षण विधि है उसे हम अधिक महत्व देते हैं। वो विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। जो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी है वो है लर्नर सेंटर्ड, यानी अध्येता उन्मुख, विद्यार्थी उन्मुख शिक्षण विधि है। एम्फेसिस ऑफ इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, भावात्मक और क्रियात्मक दोनों पक्षों पर अधिक बल देता है। टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी इंटरेक्ट, अध्यापक और विद्यार्थी इंटरेक्ट होते हैं, अंतःक्रिया दोनों में होती है, दोनों में संवाद होता है। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के शिक्षक पढ़ाता है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत तेज हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो स्लो लर्नर हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो हमें दोनों का, बीच के भी विद्यार्थी हैं, तो हमें तीनों का कोऑर्डिनेशन लेके चलना है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना है। ये जो मेथड है इसमें क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर मेथड बहुत महत्वपूर्ण होती है। डिस्कशन मेथड होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्लेइंग मेथड, असाइनमेंट, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, इंडक्टिव मेथड, ट्यूटोरियल आदि सब विधियां मुख्य रूप से हैं। हम कह सकते हैं जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, इसमें व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना होता है। यह सद्भावना पर आधारित है। इसमें उत्साह उत्पन्न किया जाता है। हम सब केंद्र बिंदु जो है हम सब लेते हैं, उसमें मैं होता था, यहां हम सब केंद्र बिंदु होता है। स्वयं समय से पूर्व आते हैं, समय को ध्यान में रखते हैं, त्रुटि को दूर करने का उपाय हम सब ढूंढते हैं। सफलता का श्रेय सभी को दिया जाता है और दूसरे के जो मत होता है, दूसरे का जो व्यवहार होता है, उसको सम्मान के साथ दिया जाता है, उसको सम्मान के साथ देखा जाता है। प्रश्न उत्तर विधि, डिस्कशन मेथड, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, विधि है, उसमें हम क्या करते हैं, छात्र स्वयं खोज करता है। छात्र के समक्ष अध्यापक समस्या रखता है और उसका विद्यार्थी निदान ढूंढता है। और ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह स्वयं निरीक्षण कर या निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, तब वह निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बालक तथ्यों की खोज करता है और खोज द्वारा जो ज्ञान है वह अस्थायी होता है। छात्रों में चिंतन, तर्क, निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थी सभी कार्य कक्षा में करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, इसमें भी लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट को दिया जाता है और विद्यार्थी बना के लाता है। विद्यार्थी एक से अधिक इसमें इन्वॉल्व रहता है। ग्रुप डिस्कशन, चर्चा होती है, समूह में होती है। समूह के सदस्य आपस में बातचीत करते हैं, उद्देश्यपूर्ण चर्चा करते हैं, बातचीत स्वतंत्र होती है और क्रमिक विकास होता है। पैनल डिस्कशन, 3 या 6 व्यक्तियों का एक विषय पर चर्चा करते हैं और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इंडक्टिव मेथड,
विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन भी जिसे कहते हैं, वो हम विद्यार्थी के हिसाब से विद्यार्थी करते हैं, वो पैनल डिस्कशन है। असाइनमेंट, एक विद्यार्थियों को, समूह को अथवा संपूर्ण कक्षा को जब शैक्षणिक उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तब उसको हम असाइनमेंट कहते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं। ब्रेन स्टार्मिंग भी, इस विधि का उपयोग मूल रूप से हम सृजनात्मकता के विकास के लिए करते हैं। ये तमाम सारी विधियां हैं जो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी के लिए हैं, और निश्चित ही ये जो विधि है वर्तमान परिवेश में सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। विद्यार्थी इसमें अधिक सीखता है और उद्देश्य की प्राप्ति अधिक से अधिक करता है। जो सिद्धांत हैं कक्षा प्रबंधन के, जो मुख्य रूप से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लियर कंटेंट, यानी अर्थात शिक्षक विषय में प्रवीण हो, विषय वस्तु को एकदम क्लियर, जो है कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो, कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, उसमें होना चाहिए। क्या पढ़ाना है, हमें विद्यार्थियों को क्या बताना है, यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसे। निश्चित ही तब वह ये थियरी, यह सिद्धांत कक्षा प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट थियरी, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व हों। हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी इन्वॉल्व हों। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर, हमें डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक व्यवहार अपनाना होगा। लोकतंत्रात्मक व्यवहार से तात्पर्य है भयपूर्वक, डरा धमका के आपको इस तरह की विधि नहीं अपनानी है, बल्कि प्रेम, सहानुभूति, इस तरह से आपको करना है। प्रिंसिपल ऑफ टीचर बिहेवियर, जो हमारा शिक्षक का बिहेवियर है वो कैसा होगा। शिक्षक में आत्मविश्वास हो, निश्चय करने की क्षमता हो, इच्छा शक्ति हो। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपका जो विद्यार्थी है वो निश्चित रूप से आपका बहुत ही सूक्ष्म रूप से ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आप में भी आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। आप में अपने निर्णयों के प्रति दृढ़ रहने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स, जो आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स हों, दया, प्रेम, सहानुभूति, प्यार, दुलार, ये सब भी आप में होना चाहिए। क्लास में आप नहीं पहुंचते ही आप डांटना शुरू करें, इस हिसाब से पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी आपके अंदर होना चाहिए। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ गिविंग फीडबैक, आप विद्यार्थियों से पूछें, फीडबैक लें, और फीडबैक लेने के बाद आपके शिक्षण पद्धति में जहां भी कमियां हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करें। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्ट, ये जो प्रभावित करती है कक्षा प्रबंधन को, वह है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन से तात्पर्य है कि प्रभावकारी अनुदेशन, ये प्रभावकारी अनुदेशन होना चाहिए। इंप्लीमेंट ऑफ ए रूल, नियम का कार्यान्वयन, जो आप नियम बनाते हैं उस नियम का कार्यान्वयन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैनेजिंग इंटरवेंशन, हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए, व्यवहार को मॉनिटर करते रहना चाहिए। फीडबैक एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर,
फीडबैक के पश्चात, पृष्ठपोषण के पश्चात आप अपने व्यवहार में सुधार करें। क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्षा का जो वातावरण है, ये बहुत ही अधिक प्रभावित करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो कक्षा का वातावरण अगर ठीक नहीं है, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, आपके यहां बिजली नहीं है कक्षा में, बहुत ठंड पड़ रही है, क्लास में जो है खिड़कियां नहीं है, खिड़कियां खुली हुई हैं, हवा चल रही है, तो अगर आप कितना भी प्रभावशाली ढंग से पढ़ा रहे हो तो विद्यार्थी निश्चित है उनका ध्यान बाहर जाएगा, दूसरी तरफ होगा। तो वातावरण का होना कक्षा प्रबंधन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करता है। टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट का जो तकनीकी है, उसे आपको निश्चित ही ठीक ढंग से अपनाना होगा, उसको जानना होगा, तभी आपका कक्ष प्रबंधन सुचारू रूप से चलेगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, जो अधिगम है वो कैसे प्रभावित होता है? मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं। अभिप्रेरणा का होना सीखने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि व्यक्ति जब तक मोटिवेट नहीं होता है तब तक वो किसी चीज को अच्छे ढंग से सीख नहीं पाता है। तो मोटिवेशन का होना अपने आप में बहुत जरूरी है। तो हमें विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहना होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन, हमें उन्हें लगातार उन्हें देखना होगा, उनको ओरिएंट करना होगा। स्टूडेंट डिजायर, छात्रों की इच्छाएं क्या हैं, छात्रों की इच्छाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। छात्रों से उनके रुचियां रुझान के बारे में पूछना होगा। अगर हम स्टूडेंट डिजायर नहीं जानेंगे, जैसे एक शिक्षक जाता है किसी कक्षा में, एक ही कक्षा में दो भागों में बांट देता है। पहले जाता है तो पूछता है विद्यार्थियों से क्या पढ़ना है, और दूसरी कक्षा में जाता है तो ये निकालो, मुझे ये बताना है, ये पढ़ाना है। अब जब दोनों के टेस्ट लेता है तो जहां वो पूछता है, जहां विद्यार्थियों की डिजायर को, इच्छा को जानता है, वहां का जो अचीवमेंट है वो बहुत अधिक है, और दूसरा जो है जहां पे थोपता है वहां का टेस्ट लेता है वो बहुत ही कम है। प्रॉपर इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। हेल्थ भी बहुत प्रभावित करता है सीखने के लिए। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, बीमार होंगे, तो निश्चित है सीखना, लर्निंग प्रभावित होगी। टीचर और करिकुलम, टीचर का रोल बहुत महत्वपूर्ण। हमने कहा कि अगर अधिक से अधिक या योग्य से योग्य शिक्षक है, पाठ्यक्रम हमारा उपयुक्त है, अगर शिक्षक, विद्यार्थी हमारे योग्य हैं, अगर शिक्षक योग्य नहीं है तो निश्चित ही वो प्रभावित होगा। तो शिक्षक, करिकुलम, ये दोनों प्रभावित करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। जो क्लास में जाने से पहले, कक्षा में जाने से पहले जो हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन फॉर टीचिंग क्लासेस, वह है नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल्स। जो शिक्षण कौशल है, जो पेडागॉजी है, उस पेडागॉजी को आपको जानना जरूरी है। अगर उस जो स्किल्स है, जो टीचिंग सिस्टम है, मेथड है, अगर आप उसको नहीं जानेंगे, उस पेडागॉजी को, तो आपको काफी दिक्कत होगी। आपकी कक्षा निश्चित ही वो मैनेज नहीं हो पाएगी।
इंट्रोडक्शन, कैसे इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे प्रस्तावना करेंगे, कैसे हम विद्यार्थियों को इंट्रोड्यूस करेंगे जो पढ़ाना है, ये मुझे बेहतर आना चाहिए। द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न कैसे करेंगे, प्रश्न छोटे होंगे, प्रश्न स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे, सभी से प्रश्न किए जाएंगे। प्रश्न नाम लेके करेंगे जिससे विद्यार्थी इन्वॉल्व हो। कभी भी बिल्कुल कक्षा में विद्यार्थी सतर्क रूप से बैठेगा। अगर आप विद्यार्थी का नाम जानेंगे, निश्चित ही नाम लेके कहेंगे आप बताइए, तो निश्चित ही क्लास में, कक्षा में विद्यार्थी सतर्क रहेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। समय का ज्ञान होना चाहिए आपको। 45 मिनट का समय है या 50 मिनट का समय है, हमें क्या पढ़ाना है उस 50 मिनट में हमें कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगली क्लास दूसरे की होगी, हम उसकी कक्षा को नहीं लेंगे। तो समय का प्रबंधन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। माइक्रो ऑब्जर्विंग, आपको सूक्ष्म निरीक्षण भी करना है पढ़ाते वक्त विद्यार्थियों का, कौन क्या कर रहा है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये जो कौशल है, श्यामपट्ट लेखन, वो आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, आप में समझ बेहतर हो। मोटिवेशन, फीडबैक, हम पीछे बताए हैं। ये सब चीज आपको आनी चाहिए। ये सभी गुण अगर आप इसे ठीक ढंग से जानते हैं तो निश्चित ही आपकी जो क्लास होगी वो बेहतर होगी और प्रभावी होगी। अधिक से अधिक विद्यार्थी लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, उद्देश्य जो है वो मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा हम इंडिविजुअल और प्रोफेशनल क्वालिटी के बारे में, शिक्षक के बारे में देख लें। जो इंडिविजुअल क्वालिटी आप टीचर है, वो मुख्य रूप से जो हमारा वैयक्तिक गुण है अध्यापक के, वह बौद्धिक, पहला जो है गुण है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल। बौद्धिक गुण से तात्पर्य है वे गुण जिसमें विषय का पर्याप्त ज्ञान, आप अपने विषय के बारे में पर्याप्त जानते हो, अपडेट नॉलेज हो, अद्यतन ज्ञान आपको हो उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप जिसको क्लास में पढ़ा रहे हैं। नॉलेज अपडेट होनी चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्या पढ़ाना है, कैसे बताना है, उनके विद्यार्थियों के इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। शारीरिक गुण, वो तो बौद्धिक गुण हो गया। शारीरिक गुण से तात्पर्य है वेशभूषा, चाल चलन, उच्चारण, भाषा पर अधिकार, ये तमाम सारी चीजें, ये शारीरिक गुण हैं, इसे भी होनी चाहिए। प्रशासनिक गुण, जो प्रोफेशनल क्वालिटी प्रशासनिक गुण है, वह है आत्मविश्वास, मौलिकता, समायोजन, क्षमता, संगठन की क्षमता, परिश्रम, निर्देशन, ये सारे गुण भी आप में आनी चाहिए, आप में होना चाहिए। आप में नैतिक गुण भी होने चाहिए, संवेगात्मक गुण भी होना चाहिए, आशावादी हो, संयम हो, उत्साह हो, आप में मानसिक निष्पक्षता हो, सहानुभूति हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, अच्छा स्वर हो, विषय का पूर्ण ज्ञान हो। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे शिक्षक होंगे और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो निश्चित ही अच्छी होगी। जो उसका उद्देश्य है वो उद्देश्य ऑप्टिमम होगा
और हम उसके अपने लक्ष्य तक प्राप्ति कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।